पुण्यवात्रम विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की जो पाठ्य पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति, इसके 9वें अध्याय के संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मल्टीपल चॉइस, वन वर्ड या रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का अभ्यास इस वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? कब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर है 1991 में। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति का संचालक किसे माना जाता है? यानी 1991 में जब भारत में नई आर्थिक नीति शुरू की गई तो उसमें उसके संचालक या उसके जो प्रणेता है उनको किनको माना जाता है? तो इसका सही आंसर है तत्कालीन जो भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में नई आर्थिक नीति का संचालक माना जाता है। अगला प्रश्न है, टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच में किसकी क्रांति कर दिखाई? यानी टेलीग्राफ या टेलीफोन, माइक्रोचिप्स, इनके आविष्कार से किस क्षेत्र में क्रांति आई? तो इसका सही आंसर है संचार के क्षेत्र में, यानी टेलीकम्युनिकेशन या संचार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्रांति दिखाई दी। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के किस प्रभाव ने पूरे विश्व के जनमत को गहराई से बांट दिया है? यानी वैश्वीकरण के किस प्रभाव के कारण विश्व में जो भी जनमत है उसमें गहराई से उसमें बांट दिया गया, यानी उनमें मतभेद पैदा हो गए। तो इसका सही आंसर है आर्थिक प्रभाव ने। वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव पड़ा है आर्थिक प्रभाव पड़ा है, और जिसके कारण विश्व में जनमत में है वो बंटवारा हुआ है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के किस प्रभाव को देखते हुए इस बात का भय है कि यह प्रक्रिया विश्व की संस्कृति को खतरा पहुंचाएगी? यानी वैश्वीकरण के अलग अलग प्रभाव है, तो किस प्रभाव के कारण हम ये अंदाज लगाते हैं कि इससे विश्व संस्कृति को नुकसान पहुंचेगा या खतरा पहुंचेगा? तो इसका आंसर है सांस्कृतिक प्रभाव। वैश्वीकरण का जो सांस्कृतिक प्रभाव है वो विश्व की संस्कृति को खतरा पहुंचा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ क्या होता है? यानी जो वैश्वीकरण शब्द बार बार हम काम लेते हैं, ग्लोबलाइजेशन, तो इसका सामान्य या बुनियादी अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि विचार, पूंजी, वस्तु और सेवाओं का विश्वव्यापी प्रवाह। तो वैश्वीकरण का अर्थ है कि विचार, पूंजी, वस्तु और सेवाओं का विश्वव्यापी प्रवाह। अगर ये प्रश्न आपके 1 नंबर के में पूछा जाए तो आपको सिर्फ वैश्वीकरण का अर्थ लिखना है, विचार, पूंजी, वस्तु और सेवाओं का विश्वव्यापी प्रवाह। अगर इसी प्रश्न को थोड़ा डिटेल में पूछा जाए तो विचार से संबंधित आप लिख सकते हैं, पूंजी से संबंधित लिख सकते हैं, वस्तुओं के व्यापार से, जो आयात निर्यात से संबंधित, और सेवाओं से, जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत के कई जो वैज्ञानिक, इंजीनियर वगैरह है वो अमेरिका या अन्य विभिन्न देशों में अपना जो भी सेवाएं दे रहे हैं। तो इस तरीके से सेवाओं और इन सब का जो विश्वव्यापी प्रवाह है उसको वैश्वीकरण कहा गया है। तो इस प्रश्न को आप छोटे या बड़े रूप में लिख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? तो वर्ल्ड सोशल फोरम है वो है, ये वैश्वीकरण का विरोध करने वाले पर्यावरणविदों, मजदूरों, युवकों व महिला कार्यकर्ताओं का विश्वव्यापी मंच है। यानी WSF वर्ल्ड सोशल फोरम, ये वैश्वीकरण का विरोध करने वाले पर्यावरणविदों, मजदूरों, युवकों और महिला कार्यकर्ताओं का विश्वव्यापी मंच है। अगला हमारा प्रश्न है, NSF की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई? तो NSF की जो प्रथम बैठक है वो 2001 में ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे में हुई। NSF की जो पहली बैठक है वो 2001 में ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे में हुई। अगला प्रश्न है, NSF की चौथी बैठक कहाँ हुई? भारत से संबंधित इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसकी NSF की जो चौथी बैठक है वो मुंबई में 2004 में हुई थी। आपको याद रखना है, तो आप जैसे चौथी बैठक है तो 2004 है, इसको याद कर लें, और मुंबई में हुई थी, भारत की आर्थिक राजधानी में। अगला प्रश्न है, कॉमेंटर्स का संबंध किस एशियाई देश से था? एक विशेष इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉमेंटर्स का संबंध किस एशियाई देश से था? तो कॉमेंटर्स का संबंध साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के शिकार हुए चीन से था। तो कॉमेंटर्स का संबंध चीन से था। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रवाद की आधारशिला किस प्रौद्योगिकी ने रखी? यानी किस प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के विकास से राष्ट्रवाद की जो आधारशिला रखी गई या राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई पूरे विश्व में? इसका आंसर है छपाई या मुद्रण की जो तकनीक थी, प्रिंटिंग, जो प्रेस का आविष्कार कह सकते हैं, उसके कारण राष्ट्रवाद की जो आधारशिला रखी गई। अगला हमारा प्रश्न है, कोई ऐसी 2 घटनाओं को बताओ जो राष्ट्रीय सीमाओं का जोर नहीं मानती, यानी जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे होती है। तो ऐसी कई घटनाएं ऐसी होती है जिनका राष्ट्र की सीमाएं हैं वो उनका रोक नहीं सकती, यानी विश्वव्यापी होती है। तो जिसमें जैसे बर्ड फ्लू की बीमारी है, सुनामी, यानी जो समुद्र में भूकंप आने के कारण जो सुनामी लहर है, उसमें देश की सीमाओं का कोई बंधन नहीं रहता। कोरोना बीमारी को अपन अभी जस्ट साल भर पहले देख चुके हैं, और अभी भी इसका प्रभाव विश्व के कई भागों में देख रहे हैं। तो ये ऐसी कुछ है, जैसे भूकंप हो गया, कोरोना, सुनामी, ये ऐसी घटनाएं जो विश्व की सीमाओं को नहीं मानती और जल्दी पूरे विश्व को प्रभावित करती है। अगला हमारा प्रश्न है, भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है?
भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है कि यातायात और संचार के साधनों ने दुनिया के देशों को एक दूसरे से जोड़कर विश्वग्राम, इसको ग्लोबल विलेज में बदल दिया है, और इसी को भूमंडलीकरण कहते हैं। यानी विश्व के जितने भी भाग हैं वो एक तरह से उनकी दूरियां कम हो गई है। आज पूरा विश्व है एक ग्राम की तरह, ग्लोबल विलेज या विश्वग्राम की तरह हो गया है। अगर आप अमेरिका में बैठे किसी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं तो आप कुछ सेकंडों में उससे बात कर सकते हैं, या अगर कहीं जाना चाहते हैं तो कुछ मिनटों या घंटों में वायुयान के द्वारा जा सकते हैं। और टेलीफोन या मोबाइल वगैरह इनके आविष्कार के कारण संचार साधनों के और यातायात, इसमें दोनों आ गए। यातायात का मतलब जैसे हवाई यातायात वगैरह है बहुत फास्ट है, उसके अलावा संचार में आपने इंटरनेट के प्रयोग से आप विश्व के किसी भी क्षेत्र में संपर्क कर सकते हैं। तो इन साधनों की बदौलत विश्व है पूरा एक छोटे से गांव की तरह सिमट गया है, यानी दूरियां कम हो गई है। भौतिक दूरियां कम नहीं हुई है, लेकिन संचार और यातायात के साधनों के कारण लोगों के बीच की जो दूरियां है या संपर्क की जो दूरी है वो काफ़ी कम हुई है। तो इसी को भूमंडलीकरण कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वैश्वीकरण के जिम्मेदार कोई 2 कारण बताइए, यानी किन कारणों से वैश्वीकरण की घटना होती है? तो इसके कारण है, एक तो प्रौद्योगिकी में तरक्की, यानी जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें विकास, और दूसरा है विश्वव्यापी आपसी जुड़ाव। तो इसके कारण है वो वैश्वीकरण की घटना होती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विश्व संस्कृति के नाम पर क्या हो रहा है? हम बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि विश्व संस्कृति के नाम पे क्या हो रहा है, या विश्व के किस देश का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ रहा है? तो इसका सामान्य अर्थ है कि शेष विश्व पे अमेरिकी या पश्चिमी संस्कृति है वो लादी जा रही है, यानी कि जो पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर है उसको हम अपना रहे हैं, तो ये विश्व संस्कृति के ऊपर इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। और भारत जैसे जो देश है उनमें भी पश्चिमी संस्कृति को काफ़ी हद तक प्रोत्साहन मिल रहा है, लोग अपना रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मैकडोनाल्डीकरण से क्या आशय है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैकडोनाल्डीकरण से क्या आशय है? तो इसका आशय है कि संसार की जो विभिन्न संस्कृतियां अपने आप को प्रभावशाली अमेरिकी ढर्रे पर डालने लगी है, यानी विश्व की संस्कृतियों में अमेरिकी जो संस्कृति का जो प्रभाव है उसी को हम मैकडोनाल्डीकरण शब्द के नाम से जानते हैं, या उसी के लिए ये शब्द प्रयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, मैकडोनाल्डीकरण वैश्वीकरण के किस प्रभाव का संकेत देता है? तो इसका आशय है सांस्कृतिक प्रभाव। मैकडोनाल्डीकरण विश्व के सांस्कृतिक वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव का संकेत देता है। अगला प्रश्न है, साम्राज्यवाद का क्या अर्थ है? काफ़ी चर्चित शब्द है उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, इतिहास, भूगोल, या कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस, हर विषय में ये इसका प्रयोग किया जाता है। तो साम्राज्यवाद का अर्थ है कि जब कोई देश अपनी सीमा के बाहर के क्षेत्रों के जो भी लोग हैं उनके आर्थिक राजनीतिक जीवन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ले तो उसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन ने अतीत में कई विश्व के देशों में अपना अधिकार जमाया था, और जिसमें वहाँ के आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। जैसे भारत भी साम्राज्यवाद का जो है शिकार रह चुका है। तो ये हो गया साम्राज्यवाद का अर्थ कि किसी भी जब कोई देश अपनी सीमा के बाहर के क्षेत्रों के जो लोगों के आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक जीवन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ले उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी भाषा का शब्द क्या है? यानी वैश्वीकरण के लिए अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के लिए जो अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त शब्द है वो है ग्लोबलाइजेशन। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के लिए अपरिहार्य जिम्मेदार कारक क्या है? यानी कौन से ऐसे कारक है जो वैश्वीकरण के लिए अनिवार्य रूप से है? तो सबसे पहला जो कारण है वो है प्रौद्योगिकी, यानी टेक्नोलॉजी, जिसने संचार के क्षेत्र में क्रांति लाई है और यातायात के क्षेत्रों में भी व्यापक क्रांति लाई है, और इसी कारण से वैश्वीकरण की घटना है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हुई है। तो वैश्वीकरण का सबसे इम्पोर्टेंट कारण उसके लिए जिम्मेदार है वो है प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी। अगला हमारा प्रश्न है, वैश्वीकरण के दोहरे प्रभाव लिखिए। यानी वैश्वीकरण के द्वारा क्या क्या प्रभाव है? या तो दोहरे प्रभाव का मतलब हो गया कि वैश्वीकरण के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है, कुछ नकारात्मक भी। तो वैश्वीकरण के दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अगला प्रश्न है, नीली जींस की लोकप्रियता का संबंध किस देश की जीवन शैली से है? ब्लू जींस की जो लोकप्रियता है वो किस देश की जीवन शैली से है, या ब्लू जींस है वो किस शैली से या किस देश से संबंधित? तो वो है अमेरिकन शैली। अमेरिका की जो सांस्कृतिक शैली है, पहनावा वगैरह है, वो ब्लू जींस है, जिसका पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, 1999 में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई? तो इसकी बैठक है वो सिएटल अमेरिका में हुई थी। 1999 में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक है वो सिएटल अमेरिका में हुई। तो इस तरीके से इस पार्ट के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न वैश्वीकरण पार्ट के जो बन रहे थे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आएगा, और सभी पार्टों से संबंधित वीडियो है वो मैंने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। इसके अलावा जो मॉडल पेपर जो परीक्षा से सेम पैटर्न पे आधारित, जिसमें छोटे प्रश्न या 1 नंबर के 2 नंबर के प्रश्नों तक का जो भी 6 जो वीडियो है
वो मैंने चैनल पे अपलोड किए हैं, वो एक बार आपको समय मिले तो ज़रूर देखें, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको परीक्षा में आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।